नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा आगामी लोकसभा चुनाव की। कल 400 पार के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट के सत्र को जवाब देते हुए सत्रहवीं लोकसभा के सत्र का सत्रावसान कर दिया। एक तरह से अगला सत्र नई सरकार ही आहूत करेगी। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है और जनता तय करेगी कि आखिर किसको अगली बार दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। लेकिन सत्ताधारी दल, खासकर प्रधानमंत्री, जिनका कि भाषण देने का तरीका एक अलग है, उन्हें पूरी आशा है कि सरकार में तो वही बैठे हैं, चुनाव तो ऐसे ही होना या न होने के बराबर। 400 पार के शोर के बीच प्रधानमंत्री ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 17वीं लोकसभा में 2-3 वर्ष कोरोना के कारण बेकार हुए, उसका भी उल्लेख किया। धारा 370 और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। एक प्रस्ताव भी पास कराया गया जिसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये अलग बात है कि इनके कार्यकाल में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत बना है। लेकिन किस तरह से इसका लाभ उठाया जाए, इसके लिए सरकार ने पूरी योजना बना ली है। अब लोगों को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। सांसदों को पहले से ही आदेश है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अयोध्या राम दरबार के दर्शन कराएं। निस्संदेह रूप से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कई मानों में अद्भुत रहा। इसने वो सब देखा जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की। कोरोना काल, जिसमें कि सरकार के दम्भ की व्यवस्था हुई, लेकिन जिस प्रकार जनता ने सहयोग देकर उस महामारी को पार किया, उसके लिए जनता की भी सराहना की। इसी लोकसभा में लोगों ने नई संसद भवन को भी बनते देखा। जब कोरोना काल चल रहा था, देश के विभिन्न प्रतिष्ठान लॉकडाउन में पड़े हुए थे। नई संसद का निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। उस संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और प्रधानमंत्री ने एक इवेंट बनाकर उसका उद्घाटन किया। ये भी इतिहास में तारीख होगी कि उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां
दिल्ली पुलिस द्वारा सड़क पर घसीटी गईं। और विभिन्न दलों को तोड़ने के लिए किस प्रकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए, वो भी इसी कार्यकाल में सर्वाधिक देखा गया। इस कार्यकाल में बिना बहस के अध्यादेशों के जरिए इतने बिल पास कराए गए जिसके की आलोचना की जानी चाहिए, और आलोचना हुई। विपक्ष की आवाज़ को किस प्रकार दबाया गया, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस प्रकार मनमाने निर्णय किए गए, इस लोकसभा के कार्यकाल ने देखा। रिकॉर्ड 146 सांसदों का सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबन हुआ। ये भी इसी इतिहास बनेगा, ये भी इसी लोकसभा के इतिहास में दर्ज है। विपक्ष का कोई व्यक्ति, कोई सांसद जब अपनी बात सदन में रखना चाहता था तो सत्ताधारी दल के लोग अपने बहुमत के बल पर उसकी आवाज़ को दबाते थे, यहाँ तक कि उसके माइक को म्यूट किया जाता था। इसी लोकसभा सत्र में पहली बार पूरी संसद म्यूट हुई, लोकसभा अध्यक्ष तक का माइक बंद रहा। विपक्ष की आवाज़ मुखरता से ना उठ सके, इसके लिए ही उनके निष्कासन का दौर चला। ईडी सीबीआई ने किस तरह से लोगों को हांका देकर सत्ताधारी दल में शामिल होने का प्रयास किया गया, ये भी इस सदन ने देखा। दिल्ली सरकार को उच्चतम न्यायालय के जरिए मिले अधिकार को भी बहुमत के दल पर किस प्रकार रौंदा गया, ये भी इसी लोकसभा सत्र के उल्लेखनीय प्रगति मानी जाएगी। मणिपुर करीब 9 महीने से सुलगता रहा, जलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली। ये भी इसी सत्र में हुआ। मुख्यमंत्रियों को सत्ता किस प्रकार सरकारी एजेंसियों के सहारे छीनी जाए और उनको हांका देकर सत्ताधारी दल में आने के लिए मजबूर किया जाए, वो भी इसी सत्र में देखी। ईडी को विपक्ष को डराने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार लोकसभा सत्र के खत्म होने पर जय श्री राम आज के नारे लगे, निश्चित तौर पर ये एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण अवसर होगा, ये भी इस सत्र ने देखा। हमारे पुरखों ने जब अपने देश के संविधान को रखा, उसके अनुसार हमने लोगों ने चलने का प्रयास किया और खुद को हमने धर्मनिरपेक्ष माना, जिसमें सभी जात धर्म संप्रदायों को बराबर का अधिकार था। लेकिन जब सदन में एक ही धर्म विशेष के नारे गूंजते हों और धर्म के आधार पर सांसदों को अपमानित किया जाता हो, ये भी सत्रहवीं लोकसभा ने देखा। किस प्रकार भाजपा के
सांसद ने, विपक्ष के सांसद अपने ही कुलीग सांसद को धर्म के आधार पर टारगेट करके उसे अपमानित किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी 17वीं लोकसभा सत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाएगी। सत्ताधारी दल के एक सांसद को बचाने के लिए किस प्रकार पूरी सरकार नियम बदलते देखी, वो भी इसी सत्र में हुआ। एक उद्योगपति को बचाने के खातिर जिस प्रकार सरकार ने अपनी मान प्रतिष्ठा मर्यादा को ताक पर रखा, वो भी पूरी देश ने देखा और इसी सत्र में देखा गया। खैर, अगर हम इसी प्रकार इन असफलताओं की बात करते रहे तो निश्चित तौर पर यह ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है। खैर, इस संबंध में बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप लोगों से निवेदन है, सभी आम जनता से निवेदन है कि वो अपने मतों का प्रयोग करें और अपने सही जनप्रतिनिधि चुनें, क्योंकि जात धर्म आदि पे टारगेट करके या किसी देश के नागरिक को अपमानित करके हम कोई भी न तो देश को विकसित बना सकते हैं और न ही हम इसे प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि देश की बहुसंख्यक आबादी जब 5 किलो राशन पर या यूँ कह लीजिए सरकार के रहमो करम पर जीती हो, तो किस प्रकार हम विकसित बने हैं या हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। अब ये सरकार अगर इस संबंध में अपना ढोल पीटती रहे और देश को विकसित भारत बनाने की को संकल्प करे तो कुछ अटपटा सा लगता है। वैसे बड़ा संकल्प लेना या बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ही देश के बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करके उसे टारगेट करके किस प्रकार का विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं, इसकी नज़ीर बीच बीच में जगह जगह दिखती रही। सदन में भी दिखी जब एक सांसद ने खड़े होकर अपने ही सहयोगी सांसद को जात और धर्म के आधार पर टारगेट किया और उसका कुछ भी न बिगड़ा। खैर, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा है आप लोकतंत्र के यज्ञ में आगे आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।